अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पुलिस की तहकीकात पर सवालात 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। बड़े ही फख्र से क्लेम किया गया था कि मुल्जिमान के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट है वो 0/0 है। प्रोग्राम के पहले से में हम पुलिस की तहकीकात के हवाले से बात करेंगे। आखिर में बात होगी सियासत और हसासियत में जो फर्क है ये हमें करना होगा। ये नहीं हो सकता किसी भी ट्रॉमा में, किसी भी बड़ी ट्रेजेडी में आप लोग अपनी सियासत की दुकानें चमकाते रहें, और वो भी खवातीन के एक्सपेंस पे, अवाम के एक्सपेंस पे और विक्टिम्स के एक्सपेंस पे। आखिर में बात होगी फौरी इंसाफ कैसे मुमकिन होगा। ऐसा लगता है जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया ही इस तरह से गया है कि वहां पे खवातीन को ज्यादा से ज्यादा डिस्करेज किया जाए कि वो अपने लिए, अपने इंसाफ के लिए खड़ी हो सके। इसको तब्दील करना होगा। कैसे होगा? प्रोग्राम के आखिर में इस पर बात होगी। आगाज करते हैं जी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें तमाम टॉप टियर की लीडरशिप पंजाब की बैठी। पहले वजीर आला पंजाब नहीं बैठ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो खुद इस प्रेसर में बैठेंगे, हमें लगा कि जैसे कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म की यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाली है। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई तो वो क्या निकला? कोई एक भी मुल्जिम पकड़ा नहीं गया, सिर्फ उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। पहला मुल्जिम आबिद, उसके हवाले से तो खैर तफसीलात अभी तक ये है कि वो ही इज ऑन द रन। लेकिन जो दूसरा मुल्जिम था वकारुल हसन, उसके बारे में क्या कहा गया, जरा सुनिए। दूसरा मुल्जिम, उसका नाम वकारुल हसन है और जो अली टाउन का रहने वाला है, उसके यहाँ पे हमने रेड किया, बट चूंकि बात जाहिर बात है निकल चुकी थी तो वो भी वहां से फरार हो चुका था। ये वकारुल हसन की तस्वीर है। ये फिर अगर किसी को चाहिए होगा तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद भी है, हम आपको इसकी कॉपीज दे भी देंगे। माशाल्लाह जी, बड़ा कारनामा है। बड़ी वो उसको एक्सपैंड करके तस्वीर को दिखा रहे थे और कह रहे थे अगर चाहिए हमसे मांग ले। और आज क्या हुआ? सुबह सुबह वकारुल हसन पहुंच गए खुद ही अदालत में, थाने में। उन्होंने कहा मैं पेश होना चाहता हूं, मेरा इस क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे बरादर निस्बती अब्बास के पास मेरी सिम थी और हो सकता है कि उसने ये किया हो क्योंकि वो आबिद के साथ मिलकर काम करता रहता है। ये पहली दफा हमने देखा है जी कि खुद एक डिक्लेयर्ड जो मुल्जिम है वो खुद पेश होकर कहे कि जी मेरा इस क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है। और बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई गई और उनको सर्कुलेट किया गया। आवाम से कहा गया 25 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे अगर आप इसके बारे में हमें बता दीजिए। और ये है जी तफ्तीश का इस वक्त आलम पंजाब पुलिस की। रिपोर्टर बाबर खान हमारे साथ मौजूद है। इसके हमने मजीद पहलुओं को भी टटोलना है, लेकिन बाबर मैं सबसे पहले आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ अभी तक क्या अपडेट है? अब जाके ये वकारुल हसन का डीएनए किया गया है और पहले उसको मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, बिल्कुल इनको शक और शुबा नहीं हुआ कि भाई हो सकता है उसकी सिम किसी और के इस्तेमाल में हो? इतना हाई प्रोफाइल केस है, लोगों के इतने इमोशंस इन्वॉल्व हैं, आप एक आदमी की इस तरीके से तस्वीरें फ्लैश कर दें विदाउट वेरीफाइंग? बिल्कुल जी, देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जो कि आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब ने की है, जो मुल्ज़म के फ़रार होने पर की गई है। अक्सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर होती थी, लेकिन कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मुल्ज़म के फ़रार होने पर बड़े ही सादा अंदाज में कह रहे थे कि जब पुलिस पहुँची है, आबिद अली अपनी बीवी के साथ वहाँ से फ़रार हो गया, जबकि सीटीडी और दीगर एजेंसियों ने वहाँ पर रेड किया था। प्लानिंग के साथ अगर रेड किया जाता तो आबिद अली को गिरफ्तार किया जा सकता था। आबिद अली की छोटी बेटी को ले जिसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया, उसके बहन भाइयों को भी गिरफ्तार किया। और उसी वक्त वकारुल हसन जो शाह है उसको भी कहा गया कि ये उसका साथी है, दूसरा मुल्जिम है। वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा और 25 लाख रुपए इनाम भी दिया। आज जब वो यहाँ ड्रामाई तौर पर CIA मॉडल टाउन में पेश हुआ, उसके बाद उसने आकर कहा कि वो सेहत जुर्म से इनकार करता है, उसने ये इस केस में मुलव्वस नहीं है। उसके बाद उसको तफ्तीश की गई, फिर DNA टेस्ट के लिए ले जाया गया। ये मुकम्मल तौर पर पंजाब पुलिस की नाअहली है, जो कि पहला ही टेस्ट था आईजी पंजाब के लिए जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, बल्कि क्लीन बोल्ड हो गए हैं वो। और आज सारा दिन यही सूरत रही कि पुलिस रेड करती रही, उनके रिश्तेदारों को पकड़ती रही, आबिद के भाई को, वालद को, सबको गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक सूरत कोई वाज़ेह नहीं हुई। मुल्ज़म अभी तक पुलिस। लेकिन बाबर एक और बात है, ये लोगों के खदशात हैं। वो कहते हैं कि शायद ये उसको इंफॉर्मेशन लीक करके भागने में मदद दी गई हो, शायद इसकी सरपरस्ती कोई ना कोई बासर अफराद कर रहे हो, शायद कुछ पुलिस के अफराद इनके साथ मिले हुए हो। ये सवालात लोगों के ज़हन में है ना, आपने भी सुने होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बात यह है कि जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, आईडी कार्ड का जो रिकॉर्ड सामने आया है, ये आम शख्स ने तो नहीं लिया, ये पुलिस ने लिया, हुकूमत पंजाब ने लीक किया इसे। क्या वजह थी कि प्रेशर में आ गए, प्रेशर में आकर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी। ज़ैनब केस के हवाले से बात करते हैं। जब ज़ैनब केस का मुल्ज़म पकड़ा गया, उस वक्त उस दौर के जो वज़ीर आला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उससे पहले वो ऐसी उन्होंने कोई प्रेशर में नहीं आए। अगर ये लीक की गई, ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी या दस्तावेजात, उसका तमाम रिकॉर्ड लीक किया गया, किसने किया? पुलिस की तरफ से हुआ, हुकूमत की तरफ से हुआ, ये उसको सीधा राज में रखते हैं। जितनी देर तक मुलज़िम गिरफ्तार ना होता उतनी देर तक ये सारी चीज़ें बाहर ना आती। लेकिन बुखलाहट का शिकार थे, डीएनए टेस्ट भी करवाए। 3 चीज़ें थी गिरफ्तारी के लिए, डीएनए टेस्ट, जियो फेंसिंग, और वहाँ मुकामी जो लोग हैं उनको मुखबर बना के वहाँ पे रेड किए जाते। इसमें मुकम्मल तौर पर पुलिस जो है नाकाम नजर आई है, पुलिस की कहीं तफ्तीश नजर नहीं आई, बेगुनाह जाहिर नजर आ रहा है वकारुल हसन। उतनी देर तक उसे मुलज़म नहीं ठहराया जा सकता जितनी देर तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती। अब दूसरी तरफ आ गया कि जी अब्बास जो है ना, उसका वो साथी हो सकता है जो इसका बरादर निस्बती है। इसने तो अपने आईडी कार्ड से उनको सिम लेके दी थी जो जियो फेंसिंग में आई। अगर वो मुलज़म होता तो इतना हाई प्रोफाइल केस था, वो खुद थाने में पेश ना होता। आज वो पेश होने से पहले बीबिया पाक दामन मज़ार पर गया है, उसने हाजिरी दी है, उसके बाद वो यहाँ पर ठीक है बाबर, इसका मतलब है कि वो यहाँ इसलिए आया। लेकिन जो आपने प्रेशर वाली बात की है ना, ये मैं दिखाना चाहती हूँ अपने देखने वालों को कि जब ज़ैनब कत्ल केस था उससे पहले उस इलाके में 8 या 9 बच्चियों के साथ ऐसा हो चुका था, और फिर प्रेशर जब बिल्ड हुआ तो उसके बाद करती क्या है पुलिस, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ईमान फातिमा केस, ये मैंने खुद भी जाके इस खानदान से मिली। मुदस्सिर नामी एक लड़का था, ये मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। मुदस्सिर नामी ये लड़का था और इसके ऊपर इस बेगुनाह को जाली मुकाबले में जो मारा था 5 एहलकारों ने, उनको गिरफ्तार किया गया। उस वक्त के एसएचओ साहब भी मफरूर हो गए। और यही नहीं, फिर मुदस्सिर की लाश को पूरे गांव में घसीटा गया, उसके घर वालों का वहां रहना मुश्किल हो गया, उसका खानदान बर्बाद हो गया एक झूठे इल्जाम के पीछे, जस्ट बिकॉज पुलिस को अपना खाता पूरा करना था और कोई ना कोई उनको एक मुलजिम चाहिए था जो उन्होंने दिखाना था आवाम को, उन्होंने दिखाना था मीडिया को। और अब जब ये असल मुलजिम पकड़ा गया ज़ैनब कत्ल केस का, तो उसके बाद ये खानदान सवाल कर रहा था कि हमें इंसाफ कौन देगा, हमारी बात कौन मानेगा। आगे बढ़ते हैं भी। ये काफी नहीं है, ये मेरे नजर से आज एक अखबारी तराशा गुजरा है। फोर्ट अब्बास, बाप के सामने 15 साल बेटी और बीवी से 5 अफराद की इज्तिमाई ज्यादती, और इसके मुलजिम है ये जो आबिद, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2013 में इसने एक और भी रेप किया। इस दौरान ये क्या करता रहा है किसी को नहीं मालूम। और उस वक्त के वजीर आला साहब ने हुक्म दिया था कि मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करें, 48 घंटे में रिपोर्ट करें। जाके उस इलाके के जो बासर अफराद थे उन्होंने उस बच्ची और उस खातून के सर पे हाथ रखा, आपको फौरी इंसाफ दिलवाएंगे। और उसके बाद जैसे ही फोकस हटा, लोगों का पता चला जी कि सुलह हो गई है और ये आदमी बिल्कुल सड़कों पे दंदनाता हुआ फिरता रहा, जिसके नतीजे में आज ये वाकया पेश आया है। एक और खातून को उसने हवस का निशाना बनाया। बहुत शुक्रिया बाबर, हम आपसे और मजीद अपडेट्स लेंगे। आगे मुझे इसलिए बढ़ना है क्योंकि लगता है कि जैसे ये जो सिस्टम है ये खवातीन की मददगार बनने की बजाय उनकी राह में रोड़े अटकाता है, ताकि हर कदम पे वो अगर छोड़ ही दे किसी किस्म की अपनी केस से मुतालिक पैरवी तो बेहतर होगा। ये किस तरह से होता है और इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, प्रोग्राम के पहले से में हम बात करेंगे। जस्टिस नासिरा इकबाल साहिबा, साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हमारे साथ हैं। फरिया इदरीस, सीनियर सहाफी, तज्जियाकार, बहुत शुक्रिया फरिया। मुसरत मिसबा साहब बहुत क्लोजली एसिड विक्टिम्स के साथ काम करती रही हैं, और क्या जो एक खातून है, हम एक विक्टिम को किस तरह से रिहेबिलिटेट करना चाहिए है और कैसे वो अपनी डिग्निफाइड पोजीशन दोबारा मुआशरे में ले सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबकी इजाजत से फरिया मैं आपसे आगाज करना चाहती हूँ। जो हमें इन्वेस्टिगेशन नजर आ रही है, इट्स अ टेरिबल जॉब फ्रैंकली, मतलब इट्स अ बॉच्ड अप जॉब, हाई प्रोफाइल केस। आप इतने अंडर प्रेशर आ गए हैं कि आप बगैर वेरीफाई किए हुए किसी की भी तस्वीरें चला देंगे मीडिया के ऊपर, वो खुद शख्स घबरा के आ जाएगा कि जी मैं वो मुलजिम नहीं हूं, मुझे कहीं मार ही ना दे, कोई इनकाउंटर ही ना हो जाए। ये तमाम खदशात होते हैं ना जिस पे इल्जाम लग जाए उस पे। बहुत ही आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स अ टेरिबल जॉब। आपको अच्छी तरीके से हमने ये देखा है कि जब कंफर्म भी हो जाता है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो, स्कॉटलैंड यार्ड हो या कोई और एग्जाम्पल्स हो, तब भी आप उनका एक खाका जारी करते हैं, कुछ उनके बारे में शवाहिद बता के कहते हैं कि दिस पर्सन, पुलिस इज लुकिंग फॉर दिस पर्सन, इसमें हमारी मदद करें। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि आप पूरी तस्वीर लगाकर तलाश गुमशुदा की तरह और इतनी ज्यादा हाइप अप कर दें लोगों को, उनके सेंटिमेंट को, कि आप सही कह रही हैं कि पुलिस मुकाबला तो दूर की बात, इसका खदशा था कि पुलिस मुकाबले में ना मर जाए इनमें से कोई लोग ही ना वहां पे जमा होकर मुश्तल होकर मार देते। सो ये और कैसे हो सकता है जब अभी कोर्ट में केस नहीं चला, अभी इल्जाम पूरा नहीं लगा, जब आगे बात नहीं हुई, अभी जो शख्स जिसका ये मुकदमा है उनकी तरफ से भी कन्फर्मेशन नहीं आई,
تو اتنا بڑی پریس کانفرنس ہو جانا جو کہ لگا یہ تھا کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے کی گئی ہے لیکن اس سے ڈیمیج زیادہ بڑھ گیا. سو یہ بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا کہ آپ کو بڑا کوشش ہو کے آگے چلنا پڑے گا. اور ایک بات خاص طور پہ کیونکہ اس معاملے میں جو ابھی تک ہم جس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ خاتون کی آئیڈینٹی کو ہر طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہی بات آگے بھی ضروری ہے. لیکن اس میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کوآپریشن سے زیادہ کچھ اور لوگ ہیں جو تھوڑے عقل مند ہیں ان خاتون کے ارد گرد جن کی وجہ سے یہ معاملہ وہ اپنی آئیڈینٹی ابھی تک پروٹیکٹ کر سکی ہیں. ورنہ انفارچونیٹلی اس قسم کے لوگ ہیں میڈیا میں بھی پولیس میں بھی اور جگہوں پہ بھی کہ ان کی بہت پہلے شاید آئیڈینٹی کمپرومائز ہو چکی ہوتی. فریہ آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ جو ہے اٹھایا ہے. جسٹس صاحبہ میں آپ کی طرف اس لیے آؤں گی کیونکہ مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ 2013 میں جو ملزم عابد ہے ابھی یہ ڈٹرمن نہیں ہوا وہ خاتون ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گی کہ بھئی یہ وہی شخص ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک دو خواتین کے ساتھ پہلے ایسے کر چکا ہے. اس وقت پورا سسٹم ان کی مدد کو آیا لیکن اس کو انصاف نہیں ملا, ان کو پھر صلح کرنی پڑی. چونکہ آپ عدالتوں کا معاملہ جانتی ہیں دیکھتی ہیں, مقدمات آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے, کئی آپ نے ان کی پیروی بھی کی ہوگی. یہ خواتین کو پھر اینڈ میں صلح ہی کرنی پڑتی ہے. ہمارا نظام ایسا ہی ڈیزائنڈ ہے. پھر بات ساری یہ ہے کہ پنجاب میں خاص طور پہ اسلام کس طریقے سے آئے, صوفہ کرام کی وجہ سے آئے. انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا مذہب اگر قبول کرتے ہیں تو بے شک اپنے پرانے رسوم و رواج جو ہیں وہ قائم رکھیں, جس میں عورتوں کو تو اجناس میں شمار کرتے ہیں, عورتوں کو انسان میں شمار ہی نہیں کرتے. عورتوں کے پر تشدد ہوتا ہے اور جو پدر سری نظام ہے اس کے نیچے عورتوں کو ہر وقت حقیر ہی سمجھا جاتا ہے. یہی ہمارے یہاں طریقہ کار ہے. جہاں تک رہ گیا ان دونوں لوگوں کا مبینہ لفظ استعمال ہوتا ہے, دیٹ از ٹو سے alleged. جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے کیا, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو کیا, وہ تو بھی سامنے پیش ہی نہیں ہوئے. ایک تو مفرور ہے, ایک نے اپنے آپ کو وہاں دے دیا ہے تھانے میں ماڈل ٹاؤن میں, اور اس نے صحت جرم سے انکار کیا. اس نے کہا جی میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ میرے پاس یہ سم ہے اور نہ میں اس طرح کی واردات کرتا ہوں, یہ جو واردات ہوئی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر اس نے کیا ہوتا تو وہ آتا ہی نہ تھانے میں, وہ مفرور ہو جاتا. اور یہ 50 لاکھ روپے, آپ مجھے بتائیں یہ 50 لاکھ روپے کس کے ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں چھتوں کے اوپر, جن کے پاس پانی نہیں ہے, پینے کو کھانا نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, صحت کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ ان کے ہیں. اور اگر صوبائی مسئلہ کرتے ہیں تو یہاں لوگ تھوڑے بھوکے ننگے ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, ان کو روٹی دینے کے وقت یہ تفتیش کام پولیس کا ہے. پولیس کو کس لیے 50 لاکھ روپے دے رہی ہے اور یہ کہاں سے آئے ہیں 50 لاکھ؟ یہ مفت کے آئے ہوئے, یہ ہم ٹیکس پیئرز نے دیے ہوئے. مجھے چھوڑیں جو لوگ غریب ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ ان کے پیسے. دودھ پہ ٹیکس ہے, چینی پہ ٹیکس ہے, گھی پہ ٹیکس ہے. لیکن ناصر صاحب ایک اور بات بتائیے تھے کہ جس طرح سے بھی تفتیش ہو رہی ہے, ابھی آگے جا کے یہ معاملہ عدالت میں بھی جانا ہے, پھر پروسیکیوٹ بھی ہونا ہے, پھر اس کو خاتون پرسو کرتی ہیں یا نہیں کرتی یہ ان کا اپنا پریروگیٹو ہے, لیکن ریاست کو ہر حال میں اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے ہے. تو جب انیشل انویسٹیگیشن اتنی خراب کر دیں گے, فرض ہے یہ صرف ضیاء الحق نے یہ کرتوت کیا تھا کہ یہ ریاست کا ذمہ نہ رہے اور آپ بیچ میں سے ملی بھگت سے اس کو علیحدہ کر دیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ریاست نے پروسیکیوٹ اس کیس کو کرنا ہے, اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارے معاملہ جو ہے بیچ میں سے یہ مخدوش ہے. انہوں نے یہ 50 لاکھ روپے اس لیے دیے کہ وہ دوسرا شخص مفرور رہے, اس کو مار دیں, کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلے. اور یہ جو شخص ہے عمر شیخ, اس کو تو نہ استعفے کا لفظ اس کی لغات میں ہے, نہ اس کے لغات میں کوئی مہذب الفاظ استعمال کرنے کا ہے, نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ میں معذرت کر. اس سے انہوں نے کوئی اور کام لینا ہے. اب بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں, پتہ نہیں اس میں اس سے کام لینا ہے, کیا اس سے کام لینا ہے جو یہ بیٹھا ہوا جی. اگر یہ بیٹھا ہوا لاہور میں اس کو شرم ہی نہیں آتی. آپ لاہور میں رہتے اور لاہور بھی تو خواتین کو سمجھ ہی نہیں یہ بات آ رہی کہ بھائی ان کے سی سی پی او یا ٹاپ چیف کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ غصہ کیوں ہے ان کو, اور ان کو کیوں اپنی سٹیٹمنٹ واپس لینی چاہیے. استعفیٰ کیوں نہیں دیتا؟ آپ دیکھیں ہزاروں خواتین نے یہاں پہ وہ کیا ہے
एहतजाज जी, इस पे। जी, जी, लिबर्टी चौक में भी जगह जगह They don't trust him anymore. बिल्कुल, के सामने he has lost their कि trust. ये दहशतगर्दी औरतों के साथ हो रही है, औरतों को ये इंसान नहीं समझते। हाँ, अच्छा। और ये सारा कुछ जो मामला है ये इसी के सर पे उमर शेख के आता है। हाँ। लेकिन वो बिल्कुल लापरवाह है, कहते हैं ना काबा किस मुंह से जाओगे, गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये जो बढ़ाना कुछ है, भी कर रहे हैं ये पता नहीं क्या कर। मुझे बहस को थोड़ा आगे बढ़ाना है। मुसर्रत साहिबा, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। नासर साहिबा, मैं जरा मुसर्रत साहिबा को गुफ्तगू में इसलिए शामिल करना चाहती हूँ बिकॉज हमारे यहाँ पे जो खवातीन हैं उन पे 2 दफा पहाड़ टूटते हैं। एक तो जब खुदा ना खास्ता कोई क्राइम उनके साथ हो जाए, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी वायलेंट क्राइम हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करना चाहती हूँ डिबेट को। एक तो उसके बाद जो मुआशरे का रवैया होता है वो शायद उससे भी बढ़ के उनको तकलीफ पहुंचाता है जो ओरिजिनल उनका ट्रॉमा होता है। आपने बड़ा क्लोजली काम किया ऐसे खवातीन के साथ। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जब ये ख़वातीन के साथ ये हादसा या वाक़या हो जाता है और जो कुछ हम आजकल सामने देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि इट इज़ नॉट अ ख़वातीन फ्रेंडली सोसाइटी नंबर 1। लेकिन ये तमाम चीज़ें जैसे नासरा आपा ने बताया, फरिया ने बताया कि जब तक आप पनिशमेंट को सर्टेन ना करें, पनिशमेंट की सिवियरिटी कोई मायने नहीं रखती। हम उसको लटका देंगे, हम उनको ये कर देंगे, सारी चीज़ें बेमायने हैं। आप उस मुजरिम को जब पकड़ने के लिए जो कुछ भी आपका तरीका कार है उसमें आप ये भी तो सोचें कि ये आदमी पहले भागा था, उनको पकड़ाइए, इस आदमी को छोड़ा किसने था। उसको जो मछली होती है ना वो सर से सड़ती है। सो यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द पीपल जिन्होंने उनको खाली छोड़ दिया, उनको माफ़ कर दिया वगैरह वगैरह। जहाँ तक हमारे माशरे की उनके एक्सेप्टेंस इन बच्चियों के लिए वो बहुत ही बुरी है। आप कहते हैं कि शायद ये तालीम का फुकदान है, लेकिन तालीम के फुकदान की बात ही नहीं हो रही है। पढ़ी लिखी बच्चियाँ कराची में, आखिर वो डॉक्टर कोई वो जाहिल थी जिसके साथ चाहे कत्ल हुआ हो या उसके ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ा है। इट्स नॉट जस्ट तालीम जो कि हम कहें कि जी ये बच्चियां जिनको हमें अपने माशरे में री इंटीग्रेट करना या उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए हमारा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये मर्द हजरात जब, और देखिएगा आप कि ये वाकया, इसके ऊपर कोई और वाकया आ जाएगा और इस वाकये को कहीं कोने में डाल दिया जाएगा क्योंकि वो उससे बड़ा वाकया आ जाएगा। सो यू नो वी हैव टू नॉट लेट गो ऑफ इट। जितनी भी खवातीन इसमें आगे बढ़ रही हैं, जितनी भी खवातीन जो है वो अपनी वॉइस जो है वो अपना कंसर्न जो है वो लोगों को बताना चाह रही हैं, वो इसलिए कि ये वक्त है हम लोगों के लिए कि हम आगे बढ़ के ये कह सकें कि प्लीज़ मैं वो बड़ा प्यारा मुस्तनसर हुसैन साहब ने एक लिखा था कि अकेली औरत जो है ना वो जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं होती है। सो इस तरह से इन बच्चियों को उनकी जिम्मेदारी को संभालते हुए और खुदा न खास्ता ऐसे वाकयात होने के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक सब सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है। हर बार बात होती है, यही हर बार यही बात होती है। मुसर्रत साहिबा, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस जाएंगे, फिर जब आएंगे फिर जज साहिबा आपसे भी पूछूंगी सिस्टम को रिवैम्प कैसे करें। ये बात होती है, कुछ दिन डिस्कशन होगी, ये मुल्जिमान पकड़े जाएंगे, शायद उनको सजाएं भी हो जाए, लेकिन दिस इज नॉट इनफ। इस मुल्क की खवातीन के लिए ये काफी नहीं है, वो इससे कई ज्यादा चाहती हैं। दे वांट कि ये सिस्टम, ये इस मुआशरे के जो करता धरता है, दे नीड टू डू मोर। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे से बढ़ने से पहले जरा मैं ये जो आदि मुजरिम आबिद जिसके बारे में बताया गया उसका डीएनए मैच किया है, उसकी मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी और अभी तक इस शख्स पे कोई 8 के करीब मुकदमे हैं जिसमें से 7 एक ही थाने के ऊपर है। जरा अभी क्विकली देख लीजिए। पहला मुकदमा इसका 19 जून 2013, इसमें भी जिना बिल जबर और डकैती, ये फोर्ट अब्बास भावल नगर का मुकदमा होता है। उसके बाद 12 जुलाई 2014, तकरीबन 1 साल बाद, ये असलाहा समेत हंगामा आराई जिससे मौत का इम्कान हो, ये दफात लगी थी दूसरे मुकदमे में। तीसरा मुकदमा था ये 26 सितंबर 2014, इसमें ये चोरी का इसके ऊपर इल्जाम है। चौथे मुकदमे में फिर दोबारा चोरी है और ये 29 सितंबर 2014 को हुआ है। पांचवा मुकदमा 29 सितंबर 2014। 23 मार्च 2016 को छठा मुकदमा, दोबारा ये चोरी का मुकदमा। ये तमाम तकरीबन एक ही थाने में ये दर्ज हुए हैं सिवाय एक मुकदमे के। अच्छा जी, उसके अलावा फिर 7वां मुकदमा जो है ये दोबारा जिना बिल जबर है बाय द वे, ये 5 मई 2017।
5 मई 2017 को एक और रेप जो है ये इसका मुकदमा इस शख्स के खिलाफ ये दर्ज हुआ है, और 8वां मुकदमा जो है वो असलहा समेत हंगामा आराई इर्तिकाब करने की कोशिश है 28 दिसंबर 2017, और अब ये नवा मुकदमा होगा जब ये शख्स गिरफ्त में आएगा। तो ये आप देख लीजिए हमारे निज़ाम में या तो कोई सरपरस्ती है जिसकी वजह से बच पड़ जाते हैं, या तो कोई इनकी अपनी सेटिंग है कि भाई जो भी चोरी का माल होगा इसमें से इधर उधर रकम जो है ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, इसलिए आराम से फिरता रहता है। कोई तो बात है कि भाई ये शख्स इतना या बाअसर है कि हर दफा ये छूट जाता है। और अभी ये भी देखना होगा कि खातून इनको आइडेंटिफाई करती हैं या नहीं करती हैं, या पुलिस किसी और पुराने खाते में अंदर से निकला हुआ है जो एक डेटाबेस से नाम, वो तो नहीं बतौर एक मुलजिम पेश कर। इसमें बड़े क्वेश्चन है अब तक जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया है पूरी इन्वेस्टिगेशन को, बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों का भी, और खास तौर पे उस फैमिली में भी डेफिनेटली ये बात होगी। मैं आपकी तरफ आऊंगी फरिया, बिकॉज ये मेरे लिए एक्चुअली बहुत शॉकिंग है। ये तीसरा रेप का मुकदमा है। पहले में तो हमने सुना था जी कि सुलह हो गई, दूसरे की मेरे पास अभी डिटेल्स नहीं है, निकाल लेंगे हम वो ले, और ये जो तीसरा मुकदमा है ये मतलब 7 साल से फिर रहे दंदनाता हुआ। देखिए मारिया, मुझे तो इसी बात पे बड़ी हैरत है कि रेप में कौन सी सुलह होती है, उसमें किस तरीके से सुलह हो गई, जबकि अभी आपने भी बताया और पहले भी मैंने सुना था कि इसमें बड़ा प्रेशर डाला गया था, डेडलाइन दी गई थी कि इतनी देर में पता चले कौन है, सजा देनी है मुजरिमों को, और फिर उसके बाद हमने देखा कि सुलह हो गई इस मामले में। और यकीनन ये सवाली निशान जो अभी आपने बातें की मारिया, इसी के ऊपर मैं कुछ सवालात फिर उठाना चाहूंगी कि जो ये तमाम मामला है इसमें हर मीडिया बात कर रहा है, लेकिन कुछ सवालात जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है हम उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी बड़े अदब से कि इस इन्वेस्टिगेशन में ये बात क्यों नहीं देखी जा रही कि 1.5 से पौने 2 घंटे तक वो बैठी रही है मोटरवे पे, कॉल करने के बाद इंतजार करते हुए कि क्या कोई मेरी मदद को आएगा। किसी को ये बात पता नहीं थी कि एक अकेली औरत गाड़ी में मौजूद है, बच्चे हैं, उसका पेट्रोल नहीं है। कैसे जो उसके आए थे अटैकर्स, उनको इतना पता था कि इस यहाँ पे एक औरत है इस गाड़ी के अंदर जिसके डार्क विंडोज हैं, वो अकेली है, और उसने किसी को कॉल नहीं की कि आ जाओ मेरी मदद करने, या कोई यहाँ से गया नहीं है करीबी जो शायद वापस आ जाए। इतनी श्योरिटी कैसे थी उनको? और जो लोकल नंबर दिया गया उनको जिस पर उन्होंने दोबारा कॉल की, फिर उनसे पूछा गया कि आपने कितने का पेट्रोल डलवाना है, ये भी पूछा गया, उस अमाउंट का पेट्रोल हम लेकर आएंगे। और जब ये लोग यहाँ पर मौजूद रहे तो ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे? क्या अभी जैसे आपने कहा ये हकीकत है कि टिप ऑफ्स होते हैं, चाहे कराची में मैंने देखा रिपोर्टिंग करते हुए, यहाँ पे भी, लाहौर में भी, और जगहों पे भी, दीगर जगहों पे भी, ये अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि नाके पे देख लिया जाता है कि अच्छा यहाँ पे अकेली औरत है, इसने ज्वेलरी पहनी हुई है, आगे से टिप ऑफ कर दिया जाता है, या घर में डकैती हो रही है और या कोई बात कोई बताए किसी को पुलिस को तो पहले डकैत आ जाते हैं। ये हकाइक हैं, तल्ख हकाइक है मगर हैं। सो इस को कैसे रूल आउट किया जा रहा है? इस तरफ देखा ही क्यों नहीं जा रहा? क्या वजह है कि ये बात बिल्कुल ही जेर गौर ही नहीं है कि यस देयर कुड बी अ टिप ऑफ, जबकि फैमिली ये बात कह चुकी है, बार बार कह चुकी है। ये भी कहा गया अथॉरिटी से जब मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि जी वो कोऑपरेट नहीं कर रही है खातून। भाई कुछ कई मामलात ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ करे, जिसमें औरत बचती नहीं है। फिर आप क्या करते हैं? आपकी जो इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार है वो सारा बेस्ड नहीं हो सकता उस विक्टिम के ऊपर, उसके और तरीकेकार भी होने चाहिए, उसमें और भी आपके मामलात होने चाहिए। और खास तौर पे वो लोग, वो अथॉरिटीज, वो यकीनन जिम्मेदार हैं इसका जवाब देने के लिए। और माइंडसेट तो हमने पहले दिन ही देख लिया था कि वो क्या है, इस किसको वो समझते हैं कि उनको इल्जाम दिया। और ये यही ट्रस्ट डेफिसिट है ना कि कोई भी इस वक्त एतमाद करने को तैयार नहीं है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जिस तरह से इसको हैंडल किया जा रहा है। यही तो वजह है कि वो नाम नहीं देना चाहती, वो बात नहीं करना चाहती। सोचे जरा, पूरी बताना नहीं चाहती। वो कहती है मैं मुकदमा भी वापस ले लूं लेकिन मेरी इज्जत खराब ना हो, क्योंकि आपने एक माहौल ऐसा बनाया हुआ है जहाँ पर कोई भी हो, मारिया अल्लाह रहम करे, माफ करे, किसी भी बुरा वक्त ना है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हमें से किसी की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, चाहे अदालतें हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई और जगह हो। रोंगटे खड़े हो गए ये सोच के। जैसे साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, देखिए ना, पूरी सिविल सोसाइटी, पूरा मीडिया और मोर और लेस एवरीवन इज सपोर्टिंग दिस वुमन, लेकिन आप ये देखिए कि निजाम पे एतमाद का इतना फुकदान है कि वो एक पढ़ी लिखी
खातून है, समझदार होशमंद खातून, वो कह रही है कि मैं मुकदमा नहीं शायद आगे परसू करना चाहूंगी, मैं बस चाहती हूँ कि बस गायब हो जाए सब कुछ, ये मेरा जिक्र भी गायब हो जाए। मैंने ये भी पढ़ा कि वो कहती कि इसके बारे में जिक्र भी मत करें। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, जी। यकीनन देखिए कोई औरत भी इस तरह की दहशतगर्दी का शिकार हो तो वो और क्या रवैया लेगी। यहाँ पे हमें लोगों के रवैयों की इस्लाह चाहिए, और रवैयों की इस्लाह यही हो सकती है कि ये फोन है। देखिए मुल्ला रेडियो से कैसे उन्होंने सारा माहौल जो था स्वाद का वो उस सूफी मोहम्मद के पीछे कर दिया था, और लोगों ने, औरतों ने अपने जेवरात निछावर किए, और आखिर में औरत को कोड़े मारने पे ही वो सारा जो मामला था ना वो खत्म हो गया। तो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले रेडियो, जहाँ बिजली नहीं भी है वहाँ ट्रांजिस्टर चलता है, और अब तो ये स्मार्टफोन आ गए, हर जगह हर बात पहुँचती है। जब पहुँचती है तो लोगों के रवैयों में तब्दीली, और सबसे ज्यादा मर्दों के, जब मर्द अपने रवैये तब्दील करेंगे तो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। आधी आबादी तो हमारी औरतों की है, और औरतों को इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है कि वो जैसे ये बेचारी कहती है कि जी मैंने मुकदमा करना ही नहीं, उसके पास और चारा ही कोई। लेकिन नासिर साहब ये वजह भी है ना कि सिस्टम में खवातीन की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नुमाइंदगी ही नहीं है ना, इतनी कम। ये भी आपने सही फरमाया। अब पुलिस वाली से देखें, उसको हिरासा कर रहे थे और वो कह रही थी कि जी ये मुझे हिरासा करते रहेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर वो उनके काबू में आ जाती तो और भी पता नहीं। और जिस दिन से ये वाकया हुआ है लोग शेर हो गए। सियालकोट में वाकया हुआ है, दीपालपुर में वाकया हुआ है, जेलम में वाकया हुआ है, कम नहीं हुए, इसमें ज्यादा होना शुरू हो गए, क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारा हिसाब किताब तो होना नहीं, इनको सारों को तो नैब में देना चाहिए ताकि इनको पता लग जाए कि इनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन नैब में उन लोगों को देते हैं जिनको 5-5 महीने अंदर रखा हुआ है, और उनके खिलाफ अभी तक उन्होंने कोई पर्चा भी नहीं किया हुआ। ये हालात जो है ना, ये पुलिस के बहुत गलत तासर देते हैं। पुलिस के निजाम को बदलने की जरूरत है, और इनकी ट्रेनिंग ठीक करने की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म सिर्फ मुशर्रफ के जमाने में आई थी, वो तो वैसे ही आमिर था। असल में पुलिस रिफॉर्म 1860 का कानून हमारा यहाँ पे चल रहा है, उसमें आप जैसे इज्तिहाद होने की जरूरत है, जमाने के मुताबिक तब्दीलियां, यही बात है। नासिर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, निजाम देखा है, नया निजाम दिखाए। आपकी तरफ मैं आती हूँ फरिया, मैं आपके पास भी आऊंगी। मैं जरा मुसर्रत साहिबा को इसलिए मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहती हूँ कि अगर ये मुल्जिमान मोर और लेस हम प्रेशर अगर जारी रखेंगे तो शायद पकड़े भी जाएं और हो सकता है सजाएं भी हो ही जाए, लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि डिटेरेंस नहीं हो रही, इससे लोग क्राइम से रुक नहीं रहे। नहीं, ये काफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो 1-2 ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि मीडिया में बहुत ज़्यादा सामने आ जाते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा वाक़यात और हादसात होते रहते हैं, चाहे वो घरेलू तशद्दुद के हवाले से हो, चाहे वो तेज़ाब फेंकने के हवाले से हो, मट्टी के तेल डाल के जलाने के हादसात हो, या रेप हो, कारोकारी हो, गैरत के नाम पर हो। ये वाक़यात तो सिर्फ वही गिनती के चंद, आप उंगलियों में गिन लेते हैं कि जी ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लेकिन जहाँ इम्पोर्टेंट बात है वो, जैसे नासरा आपा ने कहा, जैसे फरिया ने कहा, कि सवाल जवाब हमें करना चाहिए, रियासत को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। लोगों को रवैयों को बदलने के लिए हमें आगाही देनी है, और आगाही जो है वो मर्दों को ज़्यादा देनी है। मर्दों को इसलिए ज़्यादा देनी है कि बहरहाल ख़वातीन जो हैं वो ना चाहते हुए भी मर्दों के साथ शाना बशाना नहीं तो कम से कम उनके साथ चलने को तैयार हैं, और साथ चलने से मेरा मतलब है 2 कदम पीछे चलने को तैयार हैं। लेकिन खाली उसको मज़हब के रंग पे डाल देना, या उसको तालीम का फुकदान कह देना, या माशरे के रस्म व रिवाज कह देना, ये गलत है। हमें उनको मजबूती दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बात बताई जाए कि कानून जो है वो आपको इतना सा जो तहफ़्फ़ुज़ देता है उसको ही पकड़ लीजिए, और जो शोर और गुल मीडिया के हवाले से हम मचा सकते हैं वो हमें मचाना है। इसलिए नहीं कि मुझे आना है या किसी और को टीवी पे आना है, जिसमें नहीं आना है वो भी तो हजारों की तादाद में खड़ी हुई है ना। तो हमें बहरहाल वो माइंडसेट जो है हमारे सोसाइटी का वो बदलना है। जैसे मैंने कहा, सिस्टम को रिवैम्प करना है। रिवैम्प की जो बात हो रही है ना, रिवैम्प की जो बात हो रही है ना, फरिया आप कुछ ऐड करना चाहती थी, फिर मैं आगे गुफ्तगू बढ़ाऊंगी। यू वांटेड टू से समथिंग। मैं ये, क्योंकि हम पुलिस की रिफॉर्म की बात कर रहे थे या एक्सेप्टेबिलिटी गलत बात की कर रहे थे,
اس میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہیے تھی کہ جو خواتین سے میری بات ہوئی ہے پولیس فورس میں ان میں سے کسی نے بھی پسند نہیں کیا اس مائنڈ سیٹ کو. جیسے کہ ہم نے سنا جب سی سی پی او صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ سسٹم ایسا ہے, وہ یہ ایک عام بات سمجھی جاتی ہے, یہاں پہ اس طریقے سے بات ہوتی ہے. بٹ جو خواتین ہیں پولیس کی ان کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ دیکھی میں نے, اور ظاہر ہے وہ کھل کے نہیں کہہ سکتی, لیکن باقاعدہ یہ ایک احساس ہے کہ جو ایک فیلنگ ہے خواتین کے حوالے سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پریولنٹ ہے تو اس کو جانے دیں. یہ ایسا کہیں تو ہم نے روکنا ہے ماریا. مجھے یاد ہے بہت بچپن میں نے ایک لائن پڑھی تھی بٹ جسٹ ٹک ٹو مائی ہیڈ, وہ یہ تھی کہ انجسٹس should not be acceptable because it's prevalent. So I really believe that کہ کیونکہ یہ ہوتا ہے اسی طرح سے بات کی جاتی ہے, یہ تو بات آپ کو مانی پڑے گی, کہیں سے تو آپ کو انٹالرنٹ. اور فریہ جو آپ یہ پولیس فورس کی بات کر رہے ہیں نا, میں نے ایکچولی پی ٹی آئی کی بھی خواتین سے بات کی ہے اور وہ شاید وہ پبلکلی نہ کہہ پائے, کچھ نہیں کہہ بھی دیا, کسی کو یہ بات پسند نہیں آئی اور سب یہ بات ایڈمٹ کرتی ہیں کہ یہ غلط سٹیٹمنٹ تھی. اور یہ اکراس پارٹی لائن تمام خواتین جو ہیں اس پہ بڑے ان میں غصہ ہے, ناراضگی ہے, وہ اس کو ایکسپریس کریں یا نہ کریں. آئی تھنک خود اندازہ لگا لینا چاہیے کہ بھائی یہ سٹیٹمنٹ اتنی بڑی مس فائر ہے, آپ معافی مانگ لیں, آپ کا کیا جائے گا, آپ کی کون سی عزت یا شان و شوکت کم ہو جائے گی, آپ کی کرسی کا قد بڑھے گا ہی اسی سے کہ بھئی لوگوں کے یہ is you know answerable to people. ناصرہ صاحبہ میں آپ کی طرف بڑھوں گی اور نیچے تک بھی میسج جائے گا کہ یہ غلط بات تھی. ایبسولوٹلی. یہ ناصرہ صاحبہ جو میں نے 8 یا 9 مقدمات گنوائے ہیں اس شخص کے, پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ سسٹم سے کیسے کبڈی کھیل کے نکل جاتے ہیں. پھر تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ ان کو پہنچنے نہ دیا جائے عدالتوں تک, پہلے ہی ان کو جو ہے خود ہی کوئی فیصلہ کر لیں, پھر لوگ تو اپنے ہاتھ میں انصاف لے لیں گے. اصل بات یہ ہے کہ پولیس کا نظام ہی سارا منتشر ہے اور آپس میں یہ ملی بھگت سے سب کرتے ہیں. ان کو جو چھوڑ دیتے ہیں ان میں ان کا حصہ بھی ہوتا ہے, کچھ وہ دیتے ہیں کچھ یہ لیتے ہیں اور اس طرح اس کو مکمکا کر کے ختم کر دیتے ہیں. جب تک یہ نظام ہم تبدیل نہیں کریں گے, اور یہ مردوں نے اور عورتوں نے مل کے کرنا ہے. آدھا حصہ آبادی کا عورتیں ہیں اور آدھا حصہ ہے مرد. جب تک یہ شانہ بشانہ نہیں چلیں گے یہ معاملے حل ہی نہیں ہو سکتے. ہمارا ملک جو ہے, ہم بڑے خوش قسمت میں دیکھیں یہاں کاربٹ جو ہے, یہاں بھی 6 دنیا کے جو ممالک ہیں سب سے کم ان میں سے وہ ایک ہم ہیں. اگر ہم یہ چیز فتح کر سکتے ہیں, ہم کوئی بھی معاملہ جو ہے اس میں ہم ترقی یافتہ ممالک کی صفحہ میں شامل ہو سکتے ہیں, لیکن اکٹھا چلنے کی ضرورت ہے. کنوکشن ریٹ بہت کم ہے, اور کنوکشن اور قرار واقعی سزا قرار واقعی ہونی چاہیے. پبلک ہینگنگ کی اجازت نہیں ہے, لیکن سزا ایسی ہونی چاہیے کہ دوبارہ ہر ایک کو سبق آئے کہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں بھی اسی طرح کی سزا ہونی چاہیے. اور یہ مسرت مصباح کو تو پتا ہے کہ یہاں تیزاب کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں, اور یہاں پہ بلال مصطفیٰ کھر جیسے لوگ کیسے چھڑ جاتے ہیں, اور اس عورت نے خودکشی کر لی کیونکہ وہ بے یار و مددگار رہ گئے. ہمارے تو یہاں حالت ہی یہی ہے, اس کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. لیکن کیا سزا سجیسٹ کریں گی آپ, کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے جی ٹانگ دیں, کیسٹریٹ کر دیں, تو بس ختم کریں یہ سارا, اس کا کام تمام کریں. یہ دیکھیں پبلک ہینگنگ جو ہے نا, یہ تو انسان کی احترام انسانیت کے خلاف ہے, اور پاکستان بنا ہی احترام انسانیت کے لیے تھا. یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ پبلک میں لوگوں کو ہینگنگ کریں. پبلک ہینگنگ جو ہے نا, اس کو ہمارے سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ یہ ہوئے گی نہیں. صرف ضیاء الحق کے زمانے میں ایک دفعہ ہوئی تھی اور اس کا بڑا منفی اثر ہوا, اس لیے یہ کام ہم نے نہیں کرنا. لیکن سزا یقیناً موت کی سزا ہو سکتی ہے. گینگ ریپ میں تو موت کی سزا ہے, اور اگر گینگ ریپ ثابت ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے, لیکن پہلے ثبوت سامنے لا کے تو ان کو مبینہ سے لے کے اصل ملزم سے مجرم بنانا ہے. اور جب مجرم بنیں گے تو جیسے اس کو سزا ہوئی تھی زینب کے کیس میں, تو ان کو بھی لیکن ناصرہ صاحبہ عدالتوں کے اندر دیکھیں نا, تھوڑا پولیس بالکل ٹھیک ہے, ریویمپ ہونا چاہیے, لیکن عدالتوں کے اندر بھی اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز فار ویمن. وہ وہاں جاتی ہیں تو ایک نیا وہاں پہ ایک ماحول ہے, ایک نیا تماشا ہے جو جہاں پہ ان کا جسے انجوائے کیا جاتا ہے ان کی اس کنڈیشن کو, اور ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. تو ریفارمز تو کراس دا بورڈ ہونا ہے نا یقیناً. لیکن عدالتوں میں آپ سے یہ کہوں کہ جب سے 5 ججز یہاں مقرر ہوئی تھی نا 94 میں, اس وقت سے بہت سی عورتیں وکالت میں آئی ہیں. اور عورتیں اگر عورتوں کو وکیل کریں تو عورتیں ان کی بات سمجھتی ہیں. یہ صنفی انصاف تبھی مل سکتا ہے کہ آپ کی بات جو ہے آپ کا وکیل بھی سمجھے, اور عدالت میں آپ کی بات جو ہے خاطر خواہ انداز میں کر سکے. اور اب تو لیگل ایڈ سوسائٹی جو ہے نا وہ ہر عدالت میں ہے, اور اگر اس کا فائدہ عورتیں اٹھانا چاہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عدالت میں ان کو انصاف میں کوئی کمی ہو. اور جج بھی کچھ نہ کچھ عورتیں
ہیں ہائی کورٹ میں، مگر بہت کم ہے، اور اور ہونی نسبتاً جو چھوٹی عدالتیں ہیں ان میں تو بے شمار عورتیں اب آ گئی. اچھا دٹس ویری کیونکہ انکریجنگ. ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس مواقع ہے. ویری انکریجنگ. بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. بڑی ڈیبیٹ تھی، بڑی سیر حاصل ڈیبیٹ تھی. بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پورے معاملے پہ جو شرمناک سیاست ہو رہی ہے اس پہ بات کرنی ہی پڑے گی. بیکاز آئی تھنک تھک گئے ہیں ہم لوگ دیکھ کے کہ کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو کوئی اس پہ اپنی سیاست چمکانے کا موقع چھوڑتے نہیں ہیں. بریک کے بعد آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی، ہر ایشو کے اوپر سیاست. ماشاءاللہ پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی ایشو ہو ٹون ڈیف طریقے سے اس پہ جو سیاسی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہیں. ذرا آغاز کرتے ہیں، آپ کو میں ایک سیریز آف ایکسچینجز اور انٹریکشن دکھاتی ہوں. یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ہمیں سب سے پہلے اطلاع دی. مبارک ہو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو. میں یہ اس سے آگے پڑھنا نہیں چاہتی کیونکہ ساتھ آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کو اور پوری ٹیم کو بھی ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ پوری قوم ایک کرب سے گزر رہی ہے، ایک دکھ سے گزر رہی ہے. اس میں مبارک ہو قسم کے الفاظ جو استعمال نہیں کیے جانے چاہیے، خاص طور پہ جبکہ آپ کے پاس ملزمان پکڑے بھی نہ گئے ہوں، صرف آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہوں اور وہ ان میں سے ایک ملزم صحیح نکلے بھی نہیں اگلے دن. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اور جیسا کہ مجھے ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو فورینزک لیب جیسے ڈی این اے ٹیسٹ ہوں گے نا، اس کے کریڈٹ کا پھڈا پڑنا ہی پڑنا ہے، اور یہ پڑ گیا. شہباز گل صاحب نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایک رستو اعظم جسے میرا خیال ہے وہ ایسر اقبال صاحب کو کہنا چاہ رہے تھے، وہ کچھ دیر بعد آ کے اس کا کریڈٹ لے گئے. تو انہوں نے کہا میں پہلے ہی بتا دوں کہ پرویز الہی کے دور میں اس پہ کام شروع ہوا. اچھا ویسے ان کی کیلکولیشن بالکل ٹھیک تھی، ہاں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کی ایکچولی، جس میں انہوں نے اس فورینزک لیب کی بارے میں تعریف کی اور یہ بھی بتایا کہ یہ اپنی نوعیت کی واحد اور منفرد لیبارٹری ہے اور یہ اس میں قوم کی تھینک یو نواز شریف اینڈ شہباز شریف، آپ کی محنت رنگ لائی، قوم کی بیٹی کے مجرم پکڑے گئے اس فورینزک لیب کی وجہ سے. بات یہی نہیں رکی، لیکن ظاہر سی بات ہے جواب در جواب دینا تو ضروری ہے. گل صاحب نے فوراً سے پہلے اپنی پرانی ٹویٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا نا کہ یہ کتنے جھوٹے ہیں، مجھے پتا تھا اب اس بات کا بھی کریڈٹ لیں گے. تو ذرا کریڈٹ کا جو یہاں پر چل رہا ہے نا، کریڈٹ لینے کا کریڈٹ دینے کا مقابلہ، ذرا دیکھیے اس پہ کلوزلی نظر رکھیے آپ. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. پھر ایسر اقبال صاحب بیچ میں انہوں نے جو ہے یہاں پر اپنی لب کشائی کی. انہوں نے کہا کہ یو شوڈ کمپیئر زینب قصور کیس ود دس کیس and we'll find the difference in what is petty politics. یہ زینب قتل کیس ابھی ہماری کلیکٹیو میموری سے گیا نہیں ہے پیچھے کہیں، کیونکہ ہم سب کو یاد ہے کیا ہوا تھا. بہرحال اس کے جواب میں شہباز گل صاحب نے زینب کے والد کے ساتھ بیٹھ کر جو تصاویر تھی جس پہ اس وقت بھی تنقید ہوئی تھی وہ ٹویٹ کر دی. اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے کریڈٹ لینے کا تب سے چل رہا ہے اور اس کے اوپر سیاسی بیان بازی کرنے کا. سو لوگ تھک چکے ہیں، عوام تھک چکے ہیں، ان کی بس ہو گئی ہے. آپ ملزمان پکڑے ہمارے سامنے ان کو لے کر آئے اور اس سسٹم کو پریونٹیو جو ہے خطوط پہ استوار کیجئے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. خواتین جب سٹیٹ کو پکاریں کسی مشکل میں ہو تو سٹیٹ ان کو جواب دے. یہ اس قسم کی پیٹی پالیٹکس اور بیانات نہ دیجئے، اس سے دکھ ہوتا ہے، دکھ ہو رہا ہے. ان کو کوئی ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا جا رہا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.